एक मिसाल हमारे पूरे 76 साल में से निकली है। क्या आप समझते हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, जो पिटिशनर्स हैं जितने भी, जाहिर है वो यही चाहते हैं ना कि 26वीं तरमीम उड़ा दी जाए, तो क्या ये ड्रीम है, ये पाइप ड्रीम है? देखिए, मेरी राय में तो जो लीगल चैलेंज है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना फुल कोर्ट ने पहले ही फैसला दिया हुआ है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, और उससे पहले काफ़ी जजमेंट्स हैं। महमूद खान अचकज़ई की केस में भी इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं, बेनज़ीर भुट्टो के केस में भी इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस है। मगर फाइनली रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 17 में से 13 जजेस ने ऑलरेडी ये होल्ड किया है कि आइन के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें अदलिया की आज़ादी शामिल है, जो कि पार्लियामेंट अपनी अमेंडेटरी पावर्स में इस किस्म अपनी तरामीमी पावर्स में वो इस किस्म की तरमीम कर नहीं सकती, चूँकि जो अमेंडेटरी पावर्स हैं वो खुद लिमिटेड हैं। आइन का जो बुनियादी ढांचा है, उसकी जो बेसिक शक्ल है, चाहे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सूरत में हो या फेडरलिज्म के सूरत में हो या अदलिया की आज़ादी के सूरत में हो, ऐसी चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी मशीनरी प्रोविजंस और दीगर बुनियादी हकूक में इजाफा करना वगैरह, वो तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट का इख्तियार है। तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर इस पे जजमेंट है। अब सिर्फ ये देखना है कि ये जो तरमीम की गई हैं 26वीं तरमीम के तहत, ये अदलिया की आज़ादी मुतासर करती हैं या नहीं। अगर करती हैं तो फिर वो अकॉर्डिंग टू रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस तरमीम को स्ट्राइक डाउन होना पड़ेगा। तो ये फैसला आईनी बेंच करेगा ना? जी, इसमें हमने एक्चुअली जो दरख्वास्त दी है वो स्पेसिफिकली ये दी है कि इसको फुल कोर्ट सुना जाए। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि जो क्रिएशन है इस लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट की, वो खुद अपने ही जिस चीज़ की बुनियाद पे वो वहाँ बैठे हैं, वो उस चीज़ को एग्जामिन नहीं कर सकते। मैं मिसाल देता हूँ। अच्छा। फ़र्ज़ करें अगर एक आइन में तरमीम आती है जिसमें कहते हैं कि जुडिशल रिव्यू की तमाम तर जो पावर है वो हम डिप्टी कमिश्नर को दे रहे हैं या हम किसी मिलिट्री ट्राइब्यूनल को दे रहे हैं। जब उसका जायजा लिया जाएगा तो वो डिप्टी कमिश्नर बैठ के ये फैसला नहीं करेगा कि आया ये आइन के बुनियादी ढांचे के मुतसादिम है या नहीं। जो उस वक्त का मौजूदा जुडिशल स्ट्रक्चर होगा, जुडिशल हियरार्की होगी, वही उस पे डिसाइड करेगी। और इस तरह से माजी में कोशिशें हुई हैं। आपको पता है जी, आपको पता है मिलिट्री डिक्टेटर्स ने जुडिशल रिव्यू की पावर्स लेने की कोशिश की। इवन जो उन ज़ियाउल हक साहब के और मुशर्रफ साहब के दौर में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि ये इख्तियारात सारे ले लें, हम फिर भी जुडिशल रिव्यू की पावर रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो जज साहिबान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बैठे हैं, वो खुद दे कैन नॉट बी जजेस इन देयर ओन कॉज। राइट। तो यही बात जया अफरीदी साहब के ऊपर भी आती है ना कि ही कैन नॉट बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, बात ये है कि घूम के हम फिर वहीं आ गए। वो जो आपने एग्जांपल दी है, ये जो है इससे थोड़ा फ़र्क इस तरह की, ये आइनी तरमीम हो चुकी है, अब ये आइन का हिस्सा है। जिस आइन में इस तरह के केसेस आइनी बेंच के पास जाने हैं, फुल कोर्ट के पास नहीं जाने, चाहे पिटिशनर्स वो चाहें और चाहे कोई और चाहे। तो इस सूरत में क्या हम एक लीगल लॉक जैम में नहीं फंस गए कि जहाँ पे आप एक अदालत को ये कह रहे हैं कि ऐसा एक्शन लें या ऐसा कॉज पिक करें और उस पर केस सुने जो आइन के खिलाफ है? ये एक अजीब सी कोई सिचुएशन नहीं हो जाएगी? अब साहब, जो 26वीं तरमीम है, देखें, एक बार आप एक्सेप्ट करते हैं कि आइनी तरमीम भी कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, तो जब उसके बाद फिर ऑब्वियसली कोर्ट ने ही सुनना है उसको, उस तरमीम को, कि और डिसाइड करना है वन वे और द अदर। अब देखिए, उस पे मैं आ रहा हूं ना।
अगर अगर आप जो क्रिएशन है उस तरमीम की जिसको आप कलअदम करार देना चाह रहे हैं, वो क्रिएशन वो मुकदमा नहीं सुन सकती। इस पे सैकड़ों साल का केस लॉ भी है कि जब कोई स्पेशल लॉ के तहत कोई ट्राइब्यूनल बनता है, कोई फोरम बनता है, तो जो फोरम कायम किया जाता है वो अपनी लीगैलिटी के ऊपर फैसला नहीं देता, वो फिर भी बेसिक कोर्ट ऑफ जनरल जुरिस्डिक्शन को करना पड़ता है। तो उस पर भी काफी केस लॉ है, ये कोई नई अनोखी बात नहीं। बैरिस्टर साहब, उसमें फिर कितने लोग इस सूरत हाल में जजेस में से, जो अगर आप इस पे जाएं तो, क्योंकि सबका ही इसमें कुछ ना कुछ तो है ना वो इंटरेस्ट, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी है, जस्टिस नहीं देखिए जो खान साहब, देखिए मैं समझता हूं कि जिन जज साहिबान का डायरेक्ट इसमें इंटरेस्ट है उनको केस नहीं सुनना चाहिए। उनके अलावा फुल कोर्ट जो है उन जो एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्ट अफेक्टेड, बाकी सारी फुल कोर्ट करे और उसी से लेजिटिमेसी आएगी। अच्छा, वक्त ख़त्म हो गया। एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आपका ट्वीट एक आया है और जिसमें आपने बड़ा एक बात अच्छी की है, फर्स्ट द स्टिक नो कैरेट। आपको स्टिक पहले आने पे एतराज़ है या कैरेट के बाद में आने पे एतराज़ है? सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आवाज़ नहीं आई। आपने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है, आपने जजेस की मिराद पे आपने एक तबसरा किया है, फर्स्ट द स्टिक नो कैरेट। तो आपको इस बात पे एतराज़ है कि स्टिक पहले क्यों आई और कैरेट बाद में क्यों आई? तरतीब उलट हो जाती तो ठीक था। मैं तो देखें, मैं बाकी चीज़ों पे जजेस की क्या रिम्यूनरेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन क्या है वगैरह, वो तो एक लंबी बात है। मगर मुझे बेसिकली एतराज़ है कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की तरफ से जज साहिबान को या कोर्स किया जाए या उन्हें अनड्यूली फेवर किया जाए, क्योंकि इसी तरीके से अदलिया की जो आज़ादी है वो सल्ब होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आने का। और वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल जो इसी बात पर है कि फर्स्ट स्टिक एंड देन कैरेट या द अदर वे अराउंड। एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हुआ इस वक्त हमारे एडिटोरियल का, और मुझे एक आज जो डेवलपमेंट हुई है, आपने भी खबर पड़ी होगी कि जजेस की मिराद में इजाफा किया गया है। उस पर मुझे एक गाना याद आ रहा था, हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। किस रेफरेंस में? काजी फाइज के साहब के जाने के बाद मुझे याद आया कि काजी फाइज, तमाम जजेस को प्लॉट अलॉट हुए थे, काजी फाइज साहब ने अपना प्लॉट वापस कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं लेता, मैं नहीं मुनासिब समझता सुप्रीम कोर्ट का जज हो कि मैं ये प्लॉट लूँ। और आज जब मुराद का ऐलान हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस के लिए, तो आवाम के ऊपर टैक्सेस में इजाफे की खबर भी साथ ही चल रही थी। और ये भी बताया जा रहा था कि जो रेवेन्यू टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ। IMF ने कहा है कि रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएं आवाम पे। हो सकता है जनरल सेल्स टैक्स आपके दूध पे और चाय की पत्ती पे और चीनी पे बढ़ा दिया जाए, जो तनख्वाहदार तबका है उस पर इनकम टैक्स में मज़ीद इजाफा कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमने साथ ही ये खबर देखी कि हमारी जो अशराफिया है और उसमें दायरा है, हमारे जजेस भी शामिल हैं, उस अशराफिया में उनकी मराहत में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने किया, एग्जेक्टिव ने किया, जो खुद अशराफिया की एक ब्रांच है, और उन्होंने इजाफा भी इतना दिल खोल के किया है कि आप देखें और हैरान हो जाएंगे कि हाउस रेंट जो 65,000 था 3,50,000 कर दिया, और जुडिशल अलाउंस जो 3,42,000 महीना था उसको बढ़ाकर 10,61,000। तो मतलब जब बादशाह देने पे आता है तो खुल के देता है, और दिया। और इससे हुआ क्या है, 20 लाख तकरीबन तनख्वाह हो गई है अब जजेस की, और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की करीब है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। और लेकिन किसी की तनख्वाह ज़्यादा होने पे एतराज़ नहीं है मुझे कोई ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं खुद तनख्वाहदार तबके से मेरा ताल्लुक है, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा इदारा भी मेरी तनख्वाह में इजाफा करे और बहुत ज़्यादा करे। लेकिन नहीं होता, अलग बात है। हम बात तो कर सकते हैं, क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं अपनी तनख्वाह से, हर महीने देते हैं, और इतना टैक्स देते हैं कि कानों से धुआं निकलता है हर महीने, लेकिन देना पड़ता है। और वो टैक्स हमारा किधर जाता है? इन अशराफिया की इन मराद के लिए। और जो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी अदालतों का नंबर 129वां है पूरी दुनिया में,
बेहतर होता नंबर तो शायद इससे भी ज़्यादा तनख्वाहें होती, मैं एतराज़ ना होता, हमारी इकॉनमी बेहतर होती, हमारी मईशत बेहतर होती, हमारे ज़राए आमदन बेहतर होते, हमारी बरामदात ऊपर जारी होती, हमारी बरामदात में इजाफा हो रहा था, हमारी दुनिया में कोई इज्जत होती, हमारी अदालतों के फैसलों की कोई इज्जत होती। तो इतनी मराज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कौम को पढ़ना था। और एक बात, ज़ाहिर ये सब कुछ नहीं है, लेकिन मराद में इजाफा हो गया है, तो काजी फाइज साहब क्यों याद आए? इसलिए कि उनके खिलाफ खत तो बड़ी सख्त जुबान में लिखे जाते थे। इंतजार करूंगा मैं ऐसे ही मजीद खतूत का उन मस्जिद जजेस की तरफ कहें कि मैं ये मुराद कबूल नहीं करता। जैसे काजी फाइज साहब ने अपना प्लॉट वापस किया था, ऐसे मुराद भी वापस कर दे। क्या ख्याल है? सोचिएगा। गुड नाइट।